Hello everyone. So in the previous class we had discussed about the various kinds of erosional marine landforms और आज हम लोग डिस्कस करेंगे about the various depositional marine landforms. तो इसमें the first one is wave built platform. So what is this? It is a gently sloping coastal feature that is built by the sediment deposited in the deeper water beyond a wave cut platform. तो इरोजनल फीचर में हमने पढ़ा था वेव कट प्लेटफॉर्म के बारे में और यहाँ पे डेपोजिशनल फीचर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म में। तो वेव्स प्लेटफॉर्म काटती भी हैं और प्लेटफॉर्म बनाती भी है। सो दिस वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म जो है ये एक जेंटली स्लोपिंग कोस्टल लैंडफॉर्म है, एक प्लेन ऐसे टेरेस की तरह एक प्लेटफॉर्म है जो किससे बनता है? सेडिमेंट डेपोजिशन से। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये वेव कट प्लेटफॉर्म के आगे बनता है इन द डीपर वाटर्स। सो दिस इज बेसिकली द वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। तो वेव्स से जो सेडिमेंट आ रहे हैं वो सेडिमेंट वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होने से ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसको बोलते हैं वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। सो इट इज अ terrace that is formed by the deposition of sediments derived from the erosion of the cliffs by the waves. तो waves जब टकराती हैं क्लिफ से तो वो इरोड करती हैं उस मटेरियल को, क्लिफ को, और वो जो इरोडेड मटेरियल है, जो क्लिफ का बेसिकली जो रॉक का जो इरोजन वाला पार्ट है, वो सारे जो सेडिमेंट है उसको ये वेव्स जो हैं ये एक टेरेस की फॉर्म में वहां पे डिपॉजिट करती हुई जाती हैं और जिससे ये वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस वन। अब वेव्स का एक्शन यहाँ पे होता जाता है, वो क्लिफ को इरोड करती जाती है और यहाँ पे वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाता है जो कि हमने इरोजनल फीचर में पढ़ा था। बट अब क्या होगा कि इस वेव कट प्लेटफॉर्म के आगे वाले रीजन में यहाँ पे जो सेडिमेंट है उनकी डिपोजिशन भी होगी। फॉर एग्जांपल जब वेव्स यहाँ से आ रही थी वो इन क्लिफ्स को इरोड करती हैं और फिर वो वेव्स जो है वो वापस की तरफ रिकॉइल भी करती है, रीबाउंड होती हैं। तो जब वो पीछे की तरफ जाती हैं तो वो जो सारे सेडिमेंट यहाँ से वो क्लिफ से लेकर जा रही थी उनको वो यहाँ पे डिपॉजिट करती हुई जाती हैं और उस डेपोजिशन से एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसको बोलते हैं वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। और ये वेव कट प्लेटफॉर्म के आगे वाले रीजन में यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दिस इज द वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल दिस वन। ये जो सारा वेव के, अगर ये जो है ये सारा वेव कट प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे आगे वाले रीजन में ये डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं सेडिमेंट्स के और यहाँ पे बनता है wave built platform or wave built terrace. Then the next feature is beach. Beach is a depositional feature along the coast that is consisting of all the material deposits built up between the high tide and low tide line. तो हाई टाइड एंड लो टाइड लाइन बेसिकली क्या है कि एक दिन में जो ओशन वाटर है उसका लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसीलिए जो वाटर है ओशन का वो कोस्ट के कुछ डिस्टेंस अंदर तक आ जाता है। तो जहाँ तक वो पानी जो है वो मैक्सिमम अंदर तक आता है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड लाइन लैंड पे, और जहाँ तक वो जो मिनिमम लेवल होता है उसका उसको बोलते हैं लो टाइड लाइन। तो बेसिकली हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में जो ये सेडिमेंट जो मटेरियल डिपॉजिट होते हैं कोस्ट पे उन्हीं को बोलते हैं हम लोग बीच। So beach is a narrow strip of land that borders a body of water along the coast and is made up of loose particles, typically the sand and gravel. तो हाई टाइड और लो टाइड लाइन में बेसिकली जो डिपॉजिट्स आके इकट्ठे होते हैं उन्हीं से ये बीच बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो डिपॉजिट है, तो सपोज अगर ये यहाँ पे लो टाइड लाइन है और यहाँ पे आगे कहीं हाई टाइड लाइन है तो इसके बीच में जो सारी डिपोजिशन हो रही है उसी को बोलेंगे हम लोग बीच। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ग्रेवल पड़े हुए हैं तो सैंड और ग्रेवल की डिपोजिशन होती रहती है बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड लाइन और इसी को बोलते हैं हम लोग बीच। सो दिस इज द बीच दैट इज बॉर्डरिंग द अ बॉडी ऑफ वाटर। तो ये सारी इस वाटर बॉडी के साथ साथ में से चलता हुआ जाएगा और ये सारी डेपोजिशन हो जाएंगे। दिस इज द बीच। देन नेक्स्ट वन इज द सैंड बार।
Sandbar is a natural ridge of sand or gravel or coarse sediments that is built by the waves offshore from the beach. तो सैंडबार क्या है? एक ऐसा डेपोजिशनल फीचर है, एक रिज की फॉर्म में ये ऐसे डिपॉजिट इकट्ठे हो जाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, सी में। तो इसका बेसिक फीचर यही है कि ये जो लैंड है उससे कनेक्टेड नहीं होता, ये सी में होता है, अलग से ऐसे एक पर्टिकुलर रीजन में डिपॉजिट हो जाते हैं सैंड के, ग्रेवल के, या कोई भी जो सेडिमेंट्स वेव के साथ आ रहा है, तो ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, एक रिज बन जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सैंड बार। सो सैंड बार्स कैन बी सबमर्ज्ड और पार्शियली एक्सपोज्ड। ये पानी के नीचे भी हो सकते हैं या पानी से कुछ ऊपर उठे हुए भी हो सकते हैं। सो इट मे बी कनेक्टेड टू द शोर लाइन और मे बी ऑफ शोर। सो ऑफ शोर मतलब ये किनारे से दूर भी हो सकता है या शोर लाइन से कनेक्टेड भी हो सकता है। It is generally narrow and straight. A sandbar is also known as shoal or sand bank. For example, this one. तो ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं सी में या ओशन में, तो दिस इज द सैंड बार। और इस तरह से फर्दर ये किसी सी के अंदर ही एक पर्टिकुलर आइलैंड के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। सो दिस वन, ये जो सारा डिपॉजिट हुआ है सैंड, ग्रेवल और सेडिमेंट्स का, ये सारा सैंड बार बनता है। सो दिस फीचर, ये सैंड बार है। और सैंड बार का बेसिक फीचर यही है कि ये मेन लैंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि ये बोट से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई ऐसे लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, तो बोट से आ रहे हैं यहाँ पे। तो दिस रीजन इज दिस, जो ये रिज बना है डिपॉजिट्स का, इसी को बोलते हैं सैंड बार। द नेक्स्ट वन इज द सैंड स्पिट। When one end of the bar is linked to the land and other projects into the sea, it results in the formation of sand spit. तो sand spit basically क्या है? एक इस तरह का सैंड बार है जो एटलीस्ट अपनी एक साइड से लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो सी बार जो था, हमने बोला था कि वो ऐसा रिज है जो लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सी में है ऐसे अलग से। जो सैंड स्पिट है वो एक ऐसा सैंड बार है जो एक साइड से लैंड के साथ जुड़ा हुआ होगा और दूसरी साइड से वो फ्री है ओशन में। So this is the sand spit. A sand spit is a landform that forms when waves and currents they move the sand and gravel down a beach and into the water. तो बेसिकली वेव्स के एक्शन से जहाँ बीच पे डिपॉजिट्स भी होते हैं, तो वैसे ही वेव्स के एक्शन के साथ जब वो वेव्स वापस जाती है, रिट्रीट करती हैं, तो अपने साथ वो सैंड एंड ग्रेवल को वापस भी ले जाती हैं और उनको कहीं वो वाटर में जाके, ओशन में जाके थोड़ा सरफेस पे डिपॉजिट कर देती हैं वहाँ पे। तो इवेंचुअली वहाँ पे रिज बन जाता है डिपोजिशन से स्लोली, और ये सैंड स्पिट बन जाता है। सो क्रिएटिंग अ लॉन्ग नैरो accumulation of sediments which is connected to the mainland from one end and is open at the other end. So this is a sand spit. तो इस तरह से ये सारा डिपॉजिट हो रहा है। तो एक साइड से ये लैंड से यहाँ से जुड़ा है, बट दूसरी साइड में ये ओशन में ऐसे फ्री है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है लैंड के साथ। सो दिस स्ट्रक्चर इज सैंड स्पिट। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो यहाँ से ये लैंड के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से ये फ्री है, यहाँ से फ्री है, यहाँ से लैंड से जुड़ा है। सो दिस इज द सैंड स्पिट। अगेन दिस वन, दिस इज द सैंड स्पिट। यहाँ से ये ओपन है ओशन में, लैंड से जुड़ा नहीं है, बट पीछे वाली साइड से लैंड से जुड़ा हुआ है। सो सैंड स्पिट। Now after the sand spit is the tombolo. Tombolo क्या है? When the connecting bar joins two land masses, then it is called as tombolo. तो जो बार था वो क्या था? अलग से एक सी के अंदर ऐसा रिज बना है जो लैंड से कनेक्टेड नहीं है। जो सैंड स्पिट था वो एटलीस्ट एक साइड से, नॉट एटलीस्ट, वो एक ही साइड से लैंड के साथ कनेक्टेड है, दूसरी साइड से ओपन है। वाइल जो टम्बोलो है ये दोनों साइड से लैंड से कनेक्टेड होगा, इसके एक साइड पे भी लैंड है और दूसरी साइड पे भी लैंड है, और बीच में ये एक ब्रिज जैसा एक्ट करता है, दैट इज टम्बोलो। So a tombolo is a narrow strip of land that is made of sand or shingle that connects an island to the mainland or the another island. तो ये एक आइलैंड और ये एक आइलैंड, इनके बीच में एक कनेक्शन हो सकता है टम्बोलो का,
या फिर ये मेनलैंड के साथ कोई आइलैंड है यहाँ पे, इसके साथ में ऐसे टम्बोलो का कनेक्शन हो सकता है, या दो मेनलैंड्स के बीच में भी हो सकता है। तो दिस इज द टम्बोलो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये मेन लैंड है और ये एक छोटा सा आइलैंड सा है, तो इसके बीच में ये ऐसे कनेक्शन हुआ है लैंड का। तो यहाँ पे ये सारी डिपॉजिट्स होती गई और ये कनेक्शन बन गया, इसको बोलते हैं टम्बोलो। अगेन दिस वन, ये मेनलैंड है, ये एक आइलैंड सा है, और यहाँ पे ये डिपॉजिट होते गए और ये एक इनके बीच में कनेक्शन बन गया। सो दिस इज द टम्बोलो। तो दिस वन इज टम्बोलो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लोग पैदल जा रहे हैं। ये जो लोग हैं पैदल जा रहे हैं बिकॉज ये मेन लैंड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक कनेक्टिविटी है इस आइलैंड तक जाने के लिए। वाइल जो बार था उसमें कनेक्टिविटी नहीं थी, उसमें लोग बोट से जा रहे थे। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे ये लैंड के साथ कनेक्टेड है अपने दोनों एजेस पे। सो दिस इज द टम्बोलो। देन फाइनली वी कम ऑन टू द कोस्टल लगून। Lagoon क्या है? It is a shallow body of water that is separated from a larger body of water by a natural barrier. और वो बैरियर किस चीज़ का हो सकता है? सैंड बार हो सकता है, बैरियर रीफ, कोरल रीफ, बैरियर आइलैंड, पेनिनसुला, इस्थमस एटसेट्रा। तो कोस्टल लगून बेसिकली क्या है? इट इज अ shallow body of water that is separated from the ocean by a barrier and is connected to it by one or more inlets. तो लगून क्या है? बेसिकली एक शैलो, मतलब जो ज़्यादा गहरी वाटर बॉडी नहीं है, तो एक शैलो वाटर बॉडी है जो मेन लार्जर वाटर बॉडी से अलग हो चुकी है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ नेचुरल बैरियर। वो बैरियर किस चीज़ का हो सकता है? सैंड बार हो सकता है, रीफ्स हो सकती हैं, कोई आइलैंड हो सकता है। तो इस तरह से वो मेन जो बड़ी वाली वाटर बॉडी है उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में कुछ बैरियर आ जाएगा। बट वो जो कोस्टल लगून है, कोस्टल लगून में कुछ ना कुछ इनलेट के सोर्सेस होते हैं, मतलब पानी आने जाने का कुछ रास्ता उसमें होता है। मतलब वो मेन वाटर बॉडी जो बड़ी वाली है उसके साथ कहीं पे उसका कनेक्शन मिलेगा देखने को। सो इट मे ऑल्सो बी एनक्लोज्ड बाय अ सैंड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कोस्टल सैंड ड्यून। और ये जो कोस्टल लगून है इसके साइड पे सैंड डिपॉजिट भी हो सकता है, मतलब जो बैरियर बन रहा है वो सैंड का भी बन सकता है। और वो डिपोजिशन इस तरह से होती है कि वो देखने में छोटे छोटे सैंड ड्यून्स की तरह लगता है। सो दीज आर द कोस्टल सैंड ड्यून्स विच आर बॉर्डरिंग दिस कोस्टल लगून। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये जो बीच में बॉर्डर आ गया कुछ, जिसकी वजह से ये पार्ट अलग हो गया, ऐसे ही ये जो पार्ट है यहाँ पे ये अलग हो गया। तो दिस इज अ लगून। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये यहाँ पे ये सारी जो मेन वाटर बॉडी थी, और यहाँ से ये इस बैरियर की वजह से अलग से एक ये शैलो सी वाटर बॉडी छोटी सी बन गई। बट इसकी ये से यहाँ पे इनलेट भी है जहाँ से पानी की मूवमेंट इसमें हो सकती है। अगेन दिस वन, दिस इज अ लगून। ऐसे ही दिस वन इज अ लगून, और इसके बीच में ये रीफ हो सकती है, सैंड बार हो सकता है, या सैंड ड्यून्स भी हो सकते हैं। तो किसी तरह का कोई बैरियर आ जाता है जिसकी वजह से ये कोस्टल लगून बन जाते हैं। So finally, to summarize the various kinds of erosional and depositional marine landforms, तो सबसे पहले erosional landforms की बात करें तो इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? सी केव्स हैं। जब ये सी केव्स दोनों साइड की मिल जाती हैं तो ऐसे सी आर्च बन जाता है और ऊपर नेचुरल ब्रिज बन जाता है। इसके बाद जब ये आर्च कोलैप्स कर जाती है तो ऐसे यहाँ पे सी स्टैक रह जाता है, और इवेंचुअली ये सी स्टैक भी इरोड होके एक छोटा सा रॉक का मास रह जाता है, दैट इज सी स्टंप। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो ये ऐसे कर्व्ड जो कोस्ट लाइन के अलोंग ये छोटी वाली वाटर बॉडी है जो बड़ी वाली वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लोग बे। और यहाँ पे जो ये डेपोजिशन देखने को मिलती है अलोंग द कोस्ट लाइन बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड लाइन्स, दिस इज कॉल्ड द बीच। और यहाँ पे हमारे पास वेव कट प्लेटफॉर्म भी है जो क्लिफ के आगे वेव्स की इरोजन की वजह से बनता है, और यहाँ पे ये ब्लो होल है, तो पानी यहाँ से आएगा इस केव के थ्रू और ऊपर को ऐसे ब्लो करेगा। सो दीज वर द वेरियस काइंड्स ऑफ इरोजनल मरीन लैंडफॉर्म्स। और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है बीच। तो यहाँ पे ये बीच बन रहा है अलोंग द कोस्ट लाइन। सो बीच के साथ में यहाँ पे हमारे पास है सैंड बार्स।
जो कि अलग से ऐसे सी में पड़े हैं, लैंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब सी बार जो है एक साइड से लैंड पे कनेक्टेड है और दूसरी साइड से फ्री है तो उसको बोलेंगे सैंड स्पिट। और जब ये दोनों साइड से लैंड के साथ कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे टम्बोलो। तो ये मेनलैंड और ये एक छोटे से आइलैंड को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे एक ब्रिज की तरह, तो दिस इज टम्बोलो। एंड यहाँ पे सैंड ड्यून्स दिखने को मिल सकते हैं हमें, और ये सैंड ड्यून जो है ये कोस्टल लगून्स को भी बैरियर की फॉर्म में आगे इसके यहाँ पे डिपॉजिट हो सकते हैं। So these were the various kinds of erosional and depositional marine landforms. So with this we conclude this topic, and only one topic is remaining in geomorphology, that is the desert topography or arid topography, that we will discuss in the next video.